जी जी। तो वहां वहां पंचायत परिषद में शायद वाल्मीकि जी हुआ करते थे, कभी दिल्ली में एक आध बार मिला था मैं, शायद उनका आयोजन था, यानी मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, काफी व्यस्तता थी कल से लेके आज तक। लेकिन खैर, तो उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार, एक तो बात होनी थी, सबको स्वाभाविक था, पूरे देश की नजर थी, प्रधानमंत्री आज मधुबनी में थे। जो पहलगांव का जो हत्याकांड हुआ, जो पहलगांव में सैलानी मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इसके लिए सारी निगाहें वहां थी। और वहां नीतीश कुमार फिर से एक बार हम सबके प्रिय नीतीश कुमार निराश करते हुए दिखे। पहली बार हमने उनको लगता है कि एकदम से लिखित भाषण अक्षरशः पढ़ते हुए देखा, और जो पूरी उनकी एक्टिविटी थी स्टेज पर, वह एक्टिविटी अब आप समझ सकते हैं, लगातार हम लोग उनकी एक्टिविटीज पर बातचीत करते रहे, और वो एकदम जौहरी मुद्रा में, लग रहा है दुनिया से अलिप्त हो चुके हैं नीतीश कुमार। बार बार उनको क्यों, हालांकि वो चूंकि बिहार के हेड भी हैं, तो प्रधानमंत्री आए थे तो उनको वहां होना था, लेकिन फिर भी यदि उनकी जगह कोई और आए या क्या, मैं कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन वहां बार बार प्रधानमंत्री को वो दुहाई देते रहे कि हम अपनी वफादारी उनके सामने पेश करें। फिर भी प्रधानमंत्री नहीं पसीजे। नहीं पसीजने का अर्थ ये होता है कि नीतीश जी के प्रति दया भाव में तो हो सकते हैं, नीतीश जी दया के पात्र कभी नहीं थे। हम लोग आधे घंटे की सारी बातों, इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं कि नीतीश जी अचानक से दया के पात्र हो गए हैं, जबकि उनको नेतृत्व लेने की स्थिति में होना चाहिए था। और दूसरा सीन, महागठबंधन की दूसरी बैठक, कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम में, और वहां तेजस्वी यादव लगातार, पिक्चर में वैसे भी तेजस्वी यादव को लेकर के जो ग्लिच क्रिएट किया जा रहा था, वो था इनके द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा, और खासकर कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लाबरू के द्वारा। लेकिन स्वाभाविक तौर पे तेजस्वी यादव नेतृत्व लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी नेतृत्व उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। कहने की अब जरूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव ही नया चेहरा होंगे। कल उन्होंने ऐसा जवाब भी दिया कि जो समझ सके वो। तो ये हालांकि उसके बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्याएं भी मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तेजस्वी जी का वो जो उनका जो स्टेटमेंट था, उसको लेकर के कांग्रेस के लोगों को बहुत अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन ये सारी बातें तो हो सकता है बाल की खाल निकालना हो, लेकिन नेतृत्व तो लेते हुए दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। उनके पीछे वामपंथी दलों का बल पूरी ताकत के साथ है। तो अगले आधे घंटे में ये जो दो दृश्यों से जो बिहार की राजनीति उभरती है, उस पर ही अजीत सर से बात करेंगे। अजीत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अपनी जो बात रखी वहीं से शुरू करते हैं, और एकदम इस बार फिर आपके लिए ब्लैंकेट छोड़ते हैं कि आप इस पर अपनी टिप्पणी करें, फिर आगे। जी, हम लोग वीडियो यदि बिना प्रॉब्लम दिखा सकें तो चलेगा क्या? एक बार कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों ने देखा होगा नीतीश जी का वो वीडियो, जो वो बड़ा अलग, पता नहीं दुनिया से अलिप्त स्थिति देखी। और कल प्रधानमंत्री अभिनय, इसको साभार एक से ही है, कल प्रधानमंत्री उदासीनता के अभिनय में थे, तो चाहते हुए भी बहुत कुछ सर्व नहीं कर सके नीतीश जी। और नीतीश जी तो अभिनय मुद्रा के बाहर निकल चुके, तो नीतीश जी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी गंभीरता बनाए रखी इनके भाषण में भी। जो जी जी, इसको हटा लिया है जी। नहीं, ये जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, यही जो वीडियो आप दिखा रहे थे संजीव जी, वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो देख रहे थे हम लोग नीतीश कुमार मंच पर जिस तरह से उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे थे, उनको छूने पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये पहले भी इस तरह के काम वो कर चुके हैं मंच पर। और आप देखिए उनके बगल में बैठे हुए ललन सिंह कितने एंग्जायस हो रहे थे, कितने परेशान हो रहे थे कि वो किसी तरह से हाथ बढ़ा करके उनका हाथ खींचने रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस तरह के काम नहीं करें। और इसका कारण एक कारण ये था कि पूरा देश शोक मना रहा था। कल उन तमाम सैलानी जो मारे गए थे पहलगाम में, उनका अंतिम संस्कार हो रहा था अलग अलग जगहों पर। उसकी भी तस्वीरें, उसके भी फुटेज आ रहे थे। और ये कोई हंसी ठिठोली करने का, चुहल करने का मंच पर वो कोई मौका नहीं था। तो एक तो इसलिए भी हम ललन सिंह उनको हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे थे, मतलब हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा ये भी लग रहा होगा कि ऐसी तस्वीरें नीतीश कुमार के लिए हास्यास्पद बनाती हैं, उनका मजाक बनता है। ऐसी तस्वीरों से उनके वोट घटते हैं, उनको नुकसान होता है, जेडीयू को भी नुकसान होता है, एनडीए को भी नुकसान होता है।
तो ये कोशिश एक तो वो उसकी वजह से भी उनको रोकने की कोशिश हो रही थी। आप देखिए पिछले महीनों से आप कोई भी कार्यक्रम उठा करके देखिए, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की सार्वजनिक उपस्थिति होती है, वहां कोई ना कोई उनके दोनों अगल बगल खड़ा होता है, कोई आदमी उनको रोकने के लिए, उनका हाथ रोका जाता है। कहीं ऐसा लगता है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनका हाथ रोक रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, कहीं लगता है कि विजय चौधरी उनका हाथ रोक रहे हैं, कहीं ललन सिंह रोक रहे हैं, कहीं संजय झा कर रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई है उनकी, जो वो एकदम दीन दुनिया से बेखबर दिखते हैं। तो ये एक खराब ऑप्टिक्स बनता है चुनाव के साल में 4-5 महीने 6 महीने पहले खराब ऑप्टिक्स बनता है। इससे लोगों में नेतृत्व को लेकर के मैसेज ठीक नहीं जाता है। और चूंकि एनडीए ने अभी तक यही कहा हुआ है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा भले ये नहीं कहा जाए, लेकिन उनके नेतृत्व में लड़ना है। तो जब ऐसा नेता है तो इस नेतृत्व में ये ऐसा नेता क्या उम्मीद और क्या उत्साह जगा सकता है, मनोबल बढ़ा सकता है कार्यकर्ताओं का। तो इसलिए ये एक खराब ऑप्टिक्स बनता है। अब आइए, जो आपने कहा कि आप मतलब ये पहली बार हमने भी अक्षरशः उस तरह से जो लिखा हुआ था उसको पढ़ रहे थे नीतीश कुमार। पिछले कुछ मौकों से हम लोग देख रहे हैं कि वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखे हुए में भी कोई नई बात नहीं लिखी जा रही है संजीव जी। असली चीज ये है कि कोई नई बात नहीं लिखी जा रही है, मौके के अनुरूप कोई बात नहीं लिखी जा रही है। वो बातें वहीं लिखी जा रही हैं जो उनके दिमाग में बैठी हुई हैं और जिनको वो हमेशा रखते रहते हैं। जो 8-10 लाइनें वे हमेशा पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, हमेशा बोलते हैं, वही लाइनें लिखी जाती हैं। और हम लोगों ने पहले भी जब चर्चा की थी तब भी हमने कहा था वो उनकी 10 लाइनें हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था जी, 2005 के बाद हम आए तो सब हम ही ने किया, हम 2 बार गलती करके चले गए थे उधर, अब कहीं नहीं जाएंगे। मतलब अपनी स्वामी भक्ति दिखाना, निष्ठा दिखाना, 2005 के पहले की क्या स्थितियां थी वो कहना, और 2005 के बाद सब कुछ हमने किया। ये मोटे तौर पर दो थीम है जिस पर वो लगातार बोलते हैं। तो ये चीज उनके दिमाग में बैठ गई है। जो जिस मानसिक विकार की बात होती है उसमें ये स्थिति बहुत स्वाभाविक होती है कि एक कुछ बातें व्यक्ति के दिमाग में बैठी होती हैं, उन्हीं बातों को वो बार बार रिपीट करता है। तो नीतीश कुमार उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करते हैं। आपने जो कहा वो हम भी कई बार हमने कई जगह लोगों को कहा, निजी बातचीत में भी कहा कि सार्वजनिक उपस्थिति नीतीश कुमार की कम करें। लेकिन अब उसमें क्या संकट है कि चुनाव है अभी, और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, अब ये सांप चुचुंदर की स्थिति है। आप उनको हटा भी नहीं सकते हैं सीन से, आप तस्वीर से उनको हटा भी नहीं सकते हैं, और रखने की अलग जोखिम है। आप अगर हटा दें, उनकी सार्वजनिक उपस्थिति कम कर दें, प्रधानमंत्री या किसी और मंच पर नहीं जाए, तो फिर ये सवाल उठेगा कि भाई जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहाँ चले गए। तो वो तो मुखिया है ना प्रदेश के, शासन भी चला रहे हैं, गवर्नेंस भी उन्हीं के जिम्मे है, सुशासन जिसका वो ढोल पीटते हैं वो उनको करना है। तो अगर वो नहीं दिखते हैं तो अलग तरह के सवाल उठेंगे और वो जवाब देना होगा। वो सवाल ज्यादा गंभीर होंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से मान लिया जाएगा कि एनडीए ने जिस व्यक्ति को नेतृत्व दिया है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो अक्षम नेतृत्व है या वो उपस्थित ही नहीं है, मौजूद नहीं है। तो एक खतरा ये है उनको हटा देने का। अगर उनको हटा देते हैं तस्वीर से, अगर तस्वीर में रखते हैं उनको, तब दूसरे खतरे हैं। अगर तस्वीर में रखते हैं तो ऐसी तस्वीर बनेगी जो हम लोगों ने मधुबनी की देखी, या इसके पहले और भी कई जगह देखी, विधानसभा में देखी हम लोगों ने, वो खेल का जो एक समारोह था वहां देखा हम लोगों ने, राष्ट्रगान के समय उन्होंने कैसा किया। तो कई जगह वो दिखती है तस्वीर। अगर आप उनको हटाते हैं तो दूसरा संकट है, नहीं हटाते हैं तो अलग तरह का संकट है। दोनों ही स्थितियों में जवाब देना। अब थोड़ा दूसरे सीन को भी देख लेते हैं, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। और जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं बड़ा अच्छी टिप्पणियां भी कर रहे हैं, लेकिन वो है जरूर कि टिप्पणियों में हम लोग मर्यादा बनाए रखेंगे और वही टिप्पणियां शो हो जिनमें मर्यादा बनी हुई। दोनों ही पदों को फिलहाल पद पर बैठे हुए लोग हैं, तो उस लिहाज से भी बात करनी चाहिए। और ऐसे भी नीतीश जी के प्रति एक खास सम्मान का भाव भी लोगों में है। मैंने टिप्पणियां पढ़ी नहीं, लेकिन खैर, लेकिन दूसरा दृश्य तो और अलग है सर। वो एक तो ये जहां नीतीश जी हर तरह से निरीह दिखाई पड़े, वही दूसरी ओर तेजस्वी यादव बिना कहे अब लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, और उन्होंने कल कह भी दिया कि जो समझ सके वो समझे, तो वो तो दिखता है पूरी। आप क्या उस तरह से देख पा रहे हैं जैसा मैं देख पा रहा हूँ? देखिए, एक तो कल की तस्वीर की जो एक बात हमने जो मार्क की, वो पहले कहते हैं वो छोटी सी बात है, बाद में फिर जो आपने सवाल किया उस पर हम आएंगे। हम लोगों ने पिछले ही हफ्ते चर्चा की थी, और ये हमने कहा था, हमने एक आध जगह और कहा
कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट उस तरह से नहीं होता और राहुल गांधी के बगल में राजेश राम बैठते तो उसका ज्यादा मैसेज जाता, वो कांग्रेस के लिए बेहतर होता, कांग्रेस राजनीति के लिहाज से भी, वोट के लिहाज से भी वो बेहतर होता। तो कल हमने देखा कि वो सीटिंग अरेंजमेंट बदला हुआ था। तेजस्वी यादव के एक तरफ मुकेश सहनी थे और उनके दाहिने तरफ राजेश राम बैठे हुए थे और तब उनके बगल में कृष्णा अलावारू बैठे थे। पिछली मीटिंग में आपने मार्क किया होगा कि तेजस्वी यादव के बगल में कृष्णा अलावारू बैठे हुए थे, उसका कोई मतलब नहीं था। हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि उससे एक वोट का फायदा कांग्रेस को नहीं होना है। हम लोग लाखों में व्यूअरशिप भले ही नहीं हो, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग हम लोगों को सुनते हैं। एक बड़ा अच्छा आपके लिए भी और अन्य उसके लिए भी, एक 2-3 टर्म के विधायक हैं, उनका एकदम फोन आया और मैं बल्कि यात्रा में यही था तभी। तो लोग देखते हैं कि जो है बड़ा अच्छा देखने वाले लोग गंभीरता से इन बातों को लेते हैं। तो वो सीटिंग अरेंजमेंट हमने बदला हुआ देखा और तेजस्वी यादव के बगल में दाहिने तरफ अगर राजेश राम बैठे हैं और बाईं तरफ मुकेश सहनी बैठे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर है, बहुत ही पावरफुल पिक्चर है। राजनीतिक नजरिए से बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है कि एक सबसे बड़ी पिछड़ी जाति का नेता जो स्वाभाविक रूप से इमर्ज कर रहा है अपने अनुभव से, अपने बुजुर्गों से, अपने पिता और उन तमाम लोगों से सीख करके, उसके एक तरफ एक अति पिछड़े समाज का सेल्फ मेड लीडर जो अपने दम पर बना हुआ है और एक दलित समाज का नेता जो खुद भी किसी अपने दम पर अपनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही पावरफुल तस्वीर थी। कृष्णा अलावारू बगल में बैठे थे, उनको ऐसे ही करना चाहिए, उनको सप्लीमेंट्री भूमिका निभानी चाहिए, वो पूरक की भूमिका निभानी है, वो अध्यक्ष नहीं है वो। तो ये बात एक बात समझी है कांग्रेस के लोगों ने और वो बहुत ही पावरफुल तस्वीर थी, अच्छा लगा हम। अब आइए, अब जो आपने कहा कि क्या वो एक स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव नेतृत्व ले रहे हैं क्या, तो ये बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है संजीव जी, क्योंकि उनको पहली बार तो जब 2015 में वो आए, उप मुख्यमंत्री बने, तो ऐसा लगा कि थोपा जा रहा है। लालू यादव चूंकि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लीडरशिप नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों को हम लोग जानते हैं जो भले पहली पीढ़ी के हों, लेकिन किसी न किसी के द्वारा बढ़ाए गए होते हैं और फिर वो अपनी जगह बनाते हैं अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से। तो तेजस्वी यादव ने उसके बाद एक लंबा सफर तय किया है 11 साल में और उन्होंने अपनी जगह एक लीडरशिप की बनाई है, एक नेतृत्व को संभालने की अपनी योग्यता, अपनी क्षमता दिखाई है उन्होंने। और अब इस बार जितने ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने इन चीजों को हैंडल किया है, उनके सामने दो संकट थे। एक संकट तो बड़ा ये था कि नीतीश कुमार जैसा बड़ा चेहरा अगर रिप्लेस हो रहा है, वैक्यूम आ रहा है, तो उसको फुलफिल करना है, तो उसके अपने को उसके योग्य साबित करना। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी अगर ये टेंट्रम दिखा रही है या किसी तरह से प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रही है कि हम लीडरशिप नहीं घोषित करेंगे, हम नेतृत्व पहले नहीं घोषित करेंगे, तो उसको कैसे हैंडल करना है। लड़ना है कांग्रेस से, आगे उछल के जाकर के खड़े हो जाना है और कहना है कि नहीं, नेता तो हम ही हैं, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो चले जाइए। ये ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने एकदम सहज रूप से एक्सेप्ट किया कांग्रेस जो कह रही थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया दिल्ली में। बल्कि उन्होंने आकर के कहा कि हम मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे। उन्होंने एक संकेत दिया कि चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, चेहरा हम कौन कर रहे हैं, हम मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे। ये बात उन्होंने दिल्ली में कही, पटना में पहली बैठक में भी कही। जैसे उन्होंने ये बात कही कि हम मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे, कोई लड़ाई झगड़े का एटीट्यूड नहीं दिखाया कांग्रेस से, वैसे ही कांग्रेस के लीडरशिप को भी यकीन हुआ, इनकी मैच्योरिटी, इनकी परिपक्वता समझ में आई और कांग्रेस भी 2 कदम पीछे हटी। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया पहली बैठक में तेजस्वी यादव को, तो एक स्टेप और आगे बढ़े। कल दूसरा स्टेप हुआ कि 21 सदस्य होंगे और फिर वो एक तस्वीर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बना। कांग्रेस के मुख्यालय में गए तेजस्वी यादव, कोई परहेज नहीं, ये नहीं कि हम बड़ी पार्टी हैं, सब लोग हमारे यहाँ आए, हमारे ही यहाँ बैठक होगी। दिल्ली में भी आकर के वो कांग्रेस मुख्य अध्यक्ष के घर मिले और कल फिर वो सदाकत आश्रम में जाकर के वो बैठक के में शामिल हुए। वो तो इन सबसे ऐसी तस्वीर बनी, ऐसा माहौल बना कि नेचुरल वे में तेजस्वी यादव एक नेता के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं, गठबंधन के नेता के तौर पर भी और दूसरे जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको चैलेंज करने वाले लीडर के तौर पर भी। देखिए, उनको ये 2 भूमिकाएं बराबर निभानी है। एक तो अपने गठबंधन के लीडर के तौर पर जिसमें सबको साथ लेकर के चलना है, और दूसरा जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको चैलेंज करना, चुनाव में लीड करना अपने गठबंधन को फ्रंट से। इन दोनों भूमिकाओं के लिए बड़े स्वाभाविक रूप से तैयार हो रहे हैं। जी, आगे हम बात करेंगे कि जो आपने जो एक स्थापना रखी कि नीतीश जी जो वैक्यूम पैदा कर रहे हैं, तो गठबंधन के भीतर तो लेना ही लेना है, उन्हें नेतृत्व और ले लिया उन्होंने, लेकिन जो वैक्यूम पैदा कर रहे हैं वहां भी तेजस्वी ने क्या ले लिया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 2 चीजें मैं अपनी ओर से सबमिट करना चाहूंगा। एक तो ये कि महाभारत का ही, मैं अक्सर महाभारत राहुल जी को प्रिय है तो आजकल
मिथक वगैरह उसमें कथाओं में, मैं ऐसे भी कथाओं का अपना, तो उसमें देखिए तेजस्वी जी के बारे में एक सूचनाएं ऐसी आती हैं कि तेजस्वी मिलते नहीं है लोगों से, थोड़ा ये दूरी बरतते हैं, कुछ लोग अरोगेंट भी कह देते हैं, लेकिन सार्वजनिक छवि उनकी वैसी नहीं है। सार्वजनिक छवि उनकी बड़ी विनम्र है, पांव छूते हैं लोगों का, बात करते हैं, सम्मान देते हैं। जो आपने 2-3 बातें कही कि वहां भी गए वहां भी गए, तो ये कृष्ण वाली जो छवि है, कृष्ण जो है राजसूय यज्ञ में पांव धोना चुनते और वो सबके ऊपर हावी हो जाते। तो मुझे ये जो राहुल जी में लैक करता था इंडिया गठबंधन के दौरान, मैं उस वक्त अक्सर कहता रहा हूं, तो ये एक खास बात। और दूसरी बात कि शुरू से ही जो बात सम्राट चौधरी जानते हैं और बीजेपी जानती है कि तेजस्वी की छवि को लेकर कोई संकट नहीं, वो ओपन आ चुका है, लेकिन कांग्रेस नहीं जान रही थी। तो अब कांग्रेस को जाना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो मुश्किल होगी। कुछ आप पर इस पर आपकी कोई टिप्पणी हो तो फिर वो उस सेगमेंट पे चलते हैं। तो कांग्रेस ने हम लोग वही बात करते, कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया है, जो बात अपोजिशन की पार्टियां जान रही हैं, नेता जान रहे हैं, उस बात को कांग्रेस ने समझ लिया है। तेजस्वी की जो नेतृत्व की क्षमता है, उनके जो गुण हैं, उनका जो महत्व है और उनके जो फायदे हैं, उसको कांग्रेस ने समझ लिया है। और कांग्रेस पार्टी को भी ये समझ में बात आ गई है कि जो तेजस्वी यादव को अगर वो सप्लीमेंट करते हैं अपने जो उनका इतना लंबा अनुभव है पार्टी का, उसके जो लीडर हैं उनसे, उनका जो वोट आधार है उससे, जो संसाधन है उससे, जो नैरेटिव बिल्ड करने की कैपेसिटी है उससे उनकी मदद करनी है तेजस्वी यादव की, ताकि वो जो आपने बड़ा सवाल जिसको कहा कि हम लोग बाद में आ रहे हैं उस पर, वो जो वैक्यूम है लीडरशिप का, उसको लेने के लिए जो आगे बढ़ेंगे तेजस्वी यादव, तो उसमें कांग्रेस वो भूमिका निभाएगी। कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया है कि उसको क्या भूमिका निभानी है। कांग्रेस वो भूमिका नहीं निभा सकती है, उस तरह की राजनीति नहीं कर सकती है जिस तरह की राजनीति उसने दिल्ली में की है। हम बार बार कहते हैं वो नहीं कर सकती है बिहार में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश में, जहां भी है इस तरह के जहां राज्य हैं वहां नहीं कर सकती है। तो कांग्रेस अब उस भूमिका के लिए तैयार हो गई है जिस भूमिका में उसको तेजस्वी यादव के साथ चल रहा है। बिल्कुल। अब जी ठीक है ना सब। क्या कई बार कॉन्फिडेंस हिल जा रहा है, मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे हैं और फिर मैं बीच में। जी तो अब इस पर बात कर ले, उसके बाद 2-3 चुनिंदा सवाल भी लेंगे जो आउटसाइड पैनलिस्टों का है दिखाने के बाद। लेकिन अब इस पे बात करें कि अब नीतीश जी एक वैक्यूम क्रिएट तो हो ही चुका, बल्कि नीतीश जी क्या, लालू जी और नीतीश जी का पीरियड का एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका। तो एक तरफ तेजस्वी के लिए आंकड़े, तो हम लोग इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि आंकड़ों ने भी बता दिया है कि वो उस वैक्यूम पे जनता जो है उनका जो वोट बेस के से भी वो एक समानुपातिक तौर पे उस आंकड़े को पढ़ा जा रहा है। इसके बावजूद उससे आगे भी वो तैयार हैं, तो जनता भी कह रही है और नेतृत्व क्षमता के स्तर पे भी वो प्रूव कर रहे हैं। अजित सर, क्या वैक्यूम भरते हुए तेजस्वी जी पूरी सलाहियत के साथ दिखाई पड़ रहे हैं? और रिजल्ट कैसा, होता क्या है कि ये 15-16% वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं? जी नहीं, ये बात तो ठीक है, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो 32% के वोट जिसकी चर्चा होती है कि आरजेडी का एमओआई समीकरण हमेशा उसकी चर्चा होती है, 32% वोट है। लेकिन 32% वोट सत्ता में तभी ले जाएगा आरजेडी को और तेजस्वी यादव को जब उसके साथ कुछ और वोट जुड़ेंगे, क्योंकि वो चुनाव जीतने की स्थिति तब बनती है 32-36% पर भी लोग जीतते हैं। भारत सरकार की तो, केंद्र की तो सरकार ही 35-36% वोट पर बनती है। 35-36% वोट पर बीजेपी को 284 और 303 सीटें आ गई थी। लेकिन ये तब होता है जब मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो, कई जो बहुदलीय प्रणाली जिस तरह की, उसमें कई पार्टियां, कई गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। बिहार में ऐसा नहीं होता। बिहार में जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो 32% वोट आपको कहीं नहीं ले जाएगा। 32%, 30% वोट लेकर के हो सकता है कि आप 22 सीट पर सिमट जाएं, ये भी होता है। लेकिन उसमें 4-6% वोट अगर आप जोड़ लेते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुमत आ जाए। तो ये तो वोट का गणित है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हम लोगों ने जो बनाया हुआ है, उसके फ्लॉड, उसकी जो कमियां हैं वो भी इसमें जाहिर होती हैं, उसकी जो खूबियां हैं वो भी जाहिर होती हैं। तो वो तो नहीं है। उस वोट के साथ आपने कहा ना 15-16% वाला, उससे कम वाला भी बन सकता है। गठबंधन की राजनीति में उससे कम वाले भी बन सकते हैं। नीतीश कुमार की ये ताकत है कि वो अपने दम पर, अपने गठबंधन को उन्होंने बड़ा बना करके रखा। सामाजिक आधार भी, राजनीतिक आधार भी, हमेशा वो बड़ा बना करके रखा उन्होंने। एक ही मौका था जब वो अपने दम पर बहुमत के बहुत नजदीक पहुंचे थे, लेकिन वो भी गठबंधन की वजह से ही संभव हो पाया था।
तो उसके बिना काम नहीं चलना है। नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव को भी आप देखिए, सिर्फ एक चुनाव है 1995 का जिसमें बहुमत मिला उनको। पिछले 35 साल की राजनीति में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, और ये एक वो मौका छोड़ दीजिए 95 का, वो गठबंधन ही उसकी सच्चाई है, उसी गठबंधन में लड़ना है। तेजस्वी यादव के साथ समस्या क्या थी कि उनके ऊपर जो बैगेज 2005 के पहले का था, उसमें वो नया वोट नहीं जोड़ पाते थे। हमेशा ये नैरेटिव बन जाता था कि 2005 याद करिए, जंगल राज याद करिए, फिर जो ग्राउंड लेवल का हम आप जानते हैं और भी बिहार के लोग जानते हैं, हर आदमी की जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, जो जातियों की हायरार्की है, और उसमें जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ अगड़ा पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा दलित भी है, पिछड़ों की कई जातियों के अपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट है। और वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट पिछले 35 साल में, पहले सिर्फ सोशल था, पिछले 35 साल में वो पावर स्ट्रगल भी बन गया है। सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, पावर स्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका के लिए भी वो लड़ाई हो रही है। इसकी वजह से एक समीकरण बनाना मुश्किल होता था आरजेडी को, खासतौर से क्योंकि वहां एक माना जाता था कि जो यादव है, लालू यादव और तेजस्वी यादव एक दबंग जाती है, उसमें आप सत्ता की हिस्सेदारी आपको नहीं मिल सकती। तेजस्वी यादव ने इस धारणा को बदला है, उसमें तमाम वो हिस्सेदारी देने को तैयार हो गए। अभी उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन मुकेश सहनी खुल करके कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अगर अति पिछड़ा समाज का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना है, एक दलित लीडर को कांग्रेस ने आगे किया है जो मुख्यमंत्री बन सकता है आगे, तो वो एक जो टैबू है वो टूटेगा। दूसरी अति पिछड़ी जातियां, दलित, महादलित भी जुड़ेंगे उस समीकरण। एक तो ये जो आपने कहा कि 15% वर्सेस 32% का मामला नहीं है, किसी तरह से तेजस्वी यादव को उसको ले जाना है 40% से ऊपर, और वो तब जाएगा जो ये समीकरण अभी उन्होंने बनाया है, जिस समीकरण के वो लीडर बने हैं, वो साथ में रहे, एकजुट रहे और उसको लेकर के वो आगे बढ़े, तब फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। ज्यादा समस्या उनके साथ नहीं हो, अगर ये समीकरण, जिस तरह का समीकरण उन्होंने बनाया है, ये बना रहता है। इसका कारण ये है कि दूसरी तरफ का समीकरण बिखरा हुआ है। जो एनडीए का समीकरण है वो उस तरह से नहीं बन पा रहा है, या उतना मजबूत ग्राउंड पर नहीं है जितना कागज पर दिख रहा है। अभी हर व्यक्ति ये कहता है कि एनडीए का समीकरण बहुत मजबूत है, उसके साथ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का समीकरण बहुत मजबूत है, वहां अति पिछड़ी जातियां हैं, महादलित हैं, दलितों का भी एक बड़ा वर्ग है, गैर यादव पिछड़े हैं, सवर्ण हैं, ये तमाम बातें कही जाती हैं, ये सब कागज पर ठीक है। लेकिन जमीन पर, जमीनी आधार जो इस समीकरण का है वो खिसक रहा है। वहां जो ये एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ था इन जातियों का, वो स्ट्रक्चर टूट रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण नीतीश का लीडरशिप है कि नीतीश का लीडरशिप अब जो है उत्साह नहीं जगा पा रहा है। लोगों में एक धारणा बन गई है कि वो अब लीडरशिप, अब वो लीड नहीं करेंगे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और दूसरा, 20 साल की जो एक ऊब है, थकान है, जो वोटर फटीग बोलते हैं, जो हम बार बार वोटर फटीग की बात करते हैं, वो है। तो वो नहीं, वो उसकी वजह से वो हाशिए में जा रहे हैं। और हम पहले भी कहे हैं संजीव कि एनडीए ने कोई लीडर खड़ा नहीं किया। पहले तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में कोई लीडर खड़ा नहीं किया, और जब तक सुशील मोदी रहे तब तक नीतीश कुमार ने बीजेपी में भी कोई नेता नहीं खड़ा होने दिया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जब नीतीश कुमार रिप्लेस होंगे तो एकदम वैक्यूम क्रिएट होगा बड़ा। अब जाकर के बीजेपी ने खड़ा किया है सम्राट चौधरी को, लेकिन पिछले 20 साल 25 साल में नहीं खड़ा होने दिया बात, और वो बात बन नहीं पा रही है। हाँ, अब बहुत कम टाइम है ना, और अभी आप खुल करके नहीं कह रहे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, अभी भी आप खुल के नहीं करें, अभी भी खुल के कह रहे हैं यही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इसके कंट्रास्ट में लालू यादव, फिर नीतीश कुमार, उसके बाद तेजस्वी स्वाभाविक रूप से आगे, चूंकि वो 11 साल से एक स्पेक्ट्रम में है, एक बड़े गठबंधन को लीड कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा आपके साथ बातचीत में कि 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे और 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, सबसे बड़ी पार्टी के नेता इमर्ज हुए 2 बार 2 चुनाव में। तो ये इसकी वजह से वो इमर्ज हुए हैं स्वाभाविक रूप से। नीतीश कुमार वैसे भी जायंट किलर रहे हैं, मतलब उनसे जो अलग गया उसको खत्म, तो लोग डरते हुए, इसीलिए बीजेपी में भी नेतृत्व अपने ही दल खड़ा नहीं करने दिया उन्होंने। अपने ही दल के आप जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव एक बात कहते थे कि नीतीश को पहली बार भी हमने यू टर्न लेने से मना किया था जब वो एनडीए की ओर जा रहे थे, लेकिन चले गए। और जब एनडीए से आरजेडी की ओर आ रहे थे तब भी मना किया था कि आप मत आइए, मतलब वो ये बहुत यू टर्न के पक्ष में नहीं थे, ऐसा उनका कहना था। और फिर जब आरजेडी से एनडीए की ओर गए, मतलब महागठबंधन से एनडीए की ओर, तो तब भी मना किया। तो 3 बार मना करने के बाद, और उसके बाद जब उन्होंने पोजीशन ले लिया अंततः शरद जी ने, तो आपने देखा कि शरद जी का भी हश्र क्या हुआ। तो इसलिए नीतीश जी से लोग ये करते रहे। 1-2 सवाल पहले हम आउटसाइड पैनलिस्ट का ले लेते हैं जो बातचीत को बढ़ाता हो। घटना आधारित भी कोई कैमूर के प्रसंग में एल.आर. भारती का था, लेकिन घटना आधारित नहीं, जो बातचीत को बढ़ाता हो इस पॉलिटिकल डिस्कशन को, वो 1-2 कमेंट हम लोग जरूर लेना चाहेंगे। आप साकिब अपने विवेक से आप शो कर दें, फिर एक सवाल मेरा
अजीत जी से रहेगा, कोई भी जो आपके हिसाब से ठीक लगता हो या देर। जी एल.आर. भारती कह रहे हैं कि सरकार ने पुलवामा की न्यायिक जांच नहीं कराई और अब पहलगांव कांड की भी न्यायिक जांच कराने की कोई मंशा नहीं दिख रही है। विपक्ष जांच कराने के लिए आंदोलन करे, सच बाहर आना चाहिए, जिम्मेदारी। जो आज के डिस्कशन को बढ़ा सके वैसे कमेंट्स यदि नीतीश तेजस्वी जी को लेकर है तो उसको करिए। बिल्कुल एल.आर. भारती वैसे सही बात कह रहे हैं, पुलवामा वाली जांच आज भी पेंडिंग है। और उस तरह का आज के नीतीश पूर्व के नीतीश की छवि को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। क्या हमने पहले उन्हें गलत समझे थे या बाद में बदले, वही तो सवाल है सर। अजीत जी आप पर इस पर कुछ कहना चाहें? इन सवाल तो वही है। नहीं, सवाल है, हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं एकदम उससे मिलता जुलता सवाल है, उस पर हम लोग बात कर ही रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसे ही थे, पहले भी लालू यादव के साथ थे, समाजवादी आंदोलन के साथ थे, बोफोर्स के खिलाफ उन्होंने आंदोलन में उन्होंने भी राजनीति शुरू की और एक समय लालू यादव के सबसे नजदीकी सलाहकार थे, जो कई लोगों ने लिखा है उस बात को। फिर लालू यादव से अलग हुए और स्वतंत्र राजनीति की, फिर बीजेपी के साथ गए, फिर स्वतंत्र राजनीति की, फिर आरजेडी के साथ आए। तो ये उनकी राजनीति का पहले दिन से आप देखिए, लालू यादव कहा करते थे कि हम 20 साल सत्ता में रहेंगे। वो तो बेचारे बिहार में 15 ही साल रहे और 5 साल केंद्र में रहे, 20 साल उनका जैसे तैसे पूरा हुआ। नीतीश कुमार तो पिछले 30-35 साल से सत्ता में ही, पहले लालू यादव के साथ तो सत्ता में थे, केंद्र में मंत्री थे, लालू यादव के साथ सत्ता में रहे, फिर थोड़े दिन बीच में छोड़ दिए 94-96 तक का कार्यकाल, 94 से 98 का, तो फिर केंद्र में मंत्री रहे, 2005 से मुख्यमंत्री रहे, तो लगातार सत्ता में ही है। और वो जो आप पहले शरद जी की बात कह रहे थे, वो नीतीश कुमार को इन सब चीजों में कोई यकीन नहीं रहता। उनकी राजनीति बहुत डायनेमिक राजनीति है, बहुत मतलब पॉलिटिकल डायनेमिज्म में वो बहुत यकीन करते हैं। उनको सत्ता एक तो पहली चाहिए, सत्ता चाहिए है। और ये मान लीजिए हम उन्हीं की आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें संजीव जी, तो ये भी कि हमको जो करना है, हमारा जो एजेंडा है, उसको पूरा करने के लिए हमको सत्ता चाहिए। तो इस लिहाज से भी उनकी सत्ता शुरुआती दिनों में बिहार के लिए कोई खराब नहीं रही, अच्छा ही काम किया उन्होंने। जो कम्युनल डिवीजन था उसको कम किया, कोई सांप्रदायिक दंगे हिंसा नहीं होने दिए, बीजेपी को अपना एजेंडा नहीं लागू करने दिया, साथ में रह के भी मुस्लिम समाज के लिए भी काम करते रहे, विकास की भी एक जो 2005 में उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की वो शुरू की। लेकिन उसके बाद जो 10 के बाद जो उन्होंने उनका चेंज हुआ, वो बड़ा हमको बहुत पैथेटिक लगा। कई बार ये लगा कि ये कैसे इस तरह से कोई आदमी, अगर ये सिर्फ इसलिए कि हमारा सामाजिक समीकरण बहुत मजबूत हो गया और अब हम लालू यादव को बहुत कमजोर कर दिया, अब हमको किसी काम की जरूरत नहीं, हम सामाजिक समीकरण के आधार पर जीत जाएंगे, ये ठीक राजनीति नहीं होती। जैसे बीजेपी लंबे समय तक ये कहती, ये मान के राजनीति करती रहती है अभी भी कि हम धर्म के आधार पर जीत जाएंगे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज ठीक नहीं होती है। ये नीतीश कुमार के बाद की राजनीति में हमको दिखने लगा और फिर ये लगने लगा कि अब ये वो राजनीति नहीं है नीतीश कुमार की जो करके वो राजनीति में आए थे, जो छवि लेकर के वो आए थे, तो वो बदला। लेकिन अभी जो स्थिति है अभी नीतीश कुमार की, संजीव जी, और ये जो भी अपने दर्शक जो नंदलाल जी ने सवाल पूछा, वो ये नहीं है कि वो अब वो सोच समझ के नहीं बदले। अब ये तो मानसिक अवस्था है उनकी, ये तो बीमारी की वजह से जैसे अब है वो वैसे हो गए। अब इसमें हम लोग कोई बौद्धिक या वैचारिक विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अभी जो उनकी कल की जो लेकिन उसमें दो तीन चीजें हैं। एल.आर. भारती ने कहा कि उनको ज्योति बसु की तरह छोड़ देना चाहिए। एक कमेंट आ रहा था कपिल कपूर का, वो कुशवाहा को लेकर के वो वाला कमेंट जो है, और एक सवाल ये था कि ये इमर्ज कर रहे हैं तेजस्वी नेता की तरह या नीतीश जी के उबन के कारण पैदा हो रहे हैं, नीतीश जी से जो ऊब लोगों को पैदा हो गई है उसके कारण कर रहे हैं। ये एक सवाल था उनका, उस पर आप कुछ कहना चाहें? हम लोगों ने इस सवाल पर पहले एट लेंथ जब तेजस्वी यादव बात कर ही रहे, हम लोगों ने चर्चा की थी। दोनों चीजें, ये दोनों बातें हैं जो लिखी है उन्होंने कि वो अपने अनुभव, अपने जो जैसे जैसे उनको अनुभव होता गया और पार्टी में पोजीशन कंसोलिडेट होती गई, गठबंधन में पोजीशन कंसोलिडेट होती गई, तो वो उन्होंने स्वाभाविक रूप से भी वो इमर्ज कर रहे हैं लीडर के तौर पर। उन्होंने पूरा बिहार घूमा, हम लोगों ने देखा पिछले चुनाव में एक दिन में 15-15 सभाएं कर रहे थे लोग, उनकी सभाओं में जुट रहे थे और उनके भाषण सुन रहे थे। तो उनकी भाषण शैली हो, उनकी राजनीति की शैली हो, इन सब चीजों में सुधार आया। उन्होंने A to Z की पॉलिटिक्स की बात की, तो ये सब नेचुरल तरीके से हुआ। ये नेचुरल तरीके से एक लीडर वो इमर्ज हुए। भाई 11 साल रहेंगे तो 11 साल लगातार आप सत्ता में या मुख्य विपक्षी पार्टी रहे, तो ये इमर्ज न होने का कोई सवाल नहीं था अगर राजनीतिक समझ है थोड़ी बहुत, तो वो इमर्ज हुए। मुझे लगता है कि उनको 3-4 तेजस्वी के इमर्ज होने की 3-4 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी ये है कि उनको अपने परिवार में ही इमर्ज होना पड़ा।
यानी आमतौर पे भारतीय जनमानस में जो बड़ा बेटा आदि इत्यादि रहता है उसकी जगह वो आए, छोटे बेटे के तौर पे आए, और मीसा भारती की भी अपनी आकांक्षाएं रही हैं तो उन सब के बीच से निकल के आ गए। दूसरा, कई बार जो गठबंधन बनता है तो गठबंधन के भीतर एक यंग है, युवा है, मुझसे भी 10-12 साल छोटे हैं, 10 साल छोटे, 12 साल छोटे होंगे, तो वो इमर्ज करके, उसके भीतर से इमर्ज करके आना। फिर जो है तीसरा है कि बिहार के लीडर के तौर पे इमर्ज करना, और उसमें जो हमने एक क्वालिटी बताई, विनम्रता। इमेजिन विनम्रता क्या है, बाकी जो लोग पता नहीं क्या कहते रहते हैं। मैं कभी मिलने गया नहीं, मेरी कोई इच्छा भी नहीं कभी बनी, तो इस लिहाज से जी अजीत सर। हाँ, तो ये तीनों स्टेप है, परिवार में इमर्ज हुए, पार्टी में हुए, फिर अलायंस में हुए और बिहार के लीडर के तौर पर। तो चूंकि इसका कारण ये रहा कि अपोजिशन की तरफ से एक तो मजबूत सरकार रही, हमेशा गठबंधन मजबूत रहा, नीतीश कुमार बड़े नेता के तौर पर रहे, तो उनसे लड़ने का, जिस तरह से भी लड़ने का हो, विधानसभा में हो, सड़क पर हो, तो वो तेजस्वी यादव का ही चेहरा दिख रहा था। अपोजिशन कौन है नीतीश कुमार का? तो तेजस्वी यादव। तो जो अपोजिशन होता है वही तो लीडर के तौर पर इमर्ज होता है। जैसे जो ब्रिटिश मॉडल है, वहां जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो शैडो पीएम कहा जाता है। तो एक शैडो सीएम के तौर पर, एक छाया मुख्यमंत्री के तौर पर तो तेजस्वी यादव लगातार दिखते रहे 11 साल। और उसमें बीच में जो हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि नीतीश कुमार उनको 2 बार उप मुख्यमंत्री भी बनाया, तो उप मुख्यमंत्री बना करके उनके लीडरशिप को वैधता भी दिलाई, उनको प्रशासनिक अनुभव भी दिलाया, और एक तरह से ये मैसेज भी हो गया कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव है। और तीसरा, जो एक दूसरा सवाल का दूसरा पक्ष था कि नीतीश की वजह से ऊब और थकान की वजह से, तो ये भी है कि नीतीश कुमार से अब एक वोटर फटीग है। नीतीश कुमार को लेकर के 20 साल से लोग उनको देख रहे हैं और उनकी सेहत अब ठीक नहीं है, तो उनकी जगह कौन आएगा? वही जो हमने कहा कि चूंकि एनडीए में कोई लीडर आया नहीं, कोई इमर्ज नहीं हुआ स्वाभाविक रूप से, तो स्वाभाविक रूप से जो इमर्ज हुआ है वो तेजस्वी यादव है। तो ये तीनों कारण है जिसकी वजह से वो लीडर के तौर पर इमर्ज हुए हैं। और अब बाकी चैलेंज तो उन्होंने पार कर लिया। देखिए, परिवार में अब कोई विवाद नहीं है, नेता है वो, अपनी पार्टी के भीतर कोई विवाद नहीं है, अपनी पार्टी के निर्विवाद नेता है वो, गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, गठबंधन के निर्विवाद नेता है वो। अब बिहार का नेता के तौर पर उनको इस बार चुनाव लड़के अपने को साबित करना है कि वो बिहार के नेता के तौर पर इमर्ज होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं या नहीं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की जगह लेने के स्वाभाविक दावेदार हैं, इस बात को हम लोग मानते हैं और ये जमीन पर भी दिख रहा है। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, वो हो जाए और फिर बिहार के नेता के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर एक साइकिल पूरा हो जाए कि एक परिवार के भीतर से शुरू करके पार्टी के और गठबंधन से और फिर बिहार के नेता हुए, वो साइकिल पूरा हो जाएगा इस चुनाव के बाद। जी, तो ये है। मैंने तुलसीदास मेरे प्रिय कवि नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जो है, भाई काव्य तो है, कविता कविता है और कविताई का। तो उसमें एक प्रसंग है कि जो है, हालांकि वो गांव के प्रसंग में है कि तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म स्थान, हित अनहित जानत नहीं देत आपनो नाम। तो वो तो और एकदम सीमित यूनिट है। जैसे मीसा जी के लिए तेजस्वी बच्चा है जिसको उन्होंने गोद में खिलाया होगा, तेज के लिए भी भाई छोटा भाई है। और उन सब के भीतर पॉलिटिकली आना, जब तक भाई है तब तक भाई है, लेकिन सत्ता पर काबिज होना। लोग राणा सांगा के पिताजी को याद नहीं रखते, या और दूसरे लोगों का भी हत्याएं हुई हैं, अशोक कथाएं तो बहुत सारी अशोक को भी लेकर के। लेकिन खैर, एक मेरा आज की बातचीत का आखिरी सवाल, और आउटसाइड पैनलिस्ट बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं अलग अलग, एक गणेश मीना का भी दिखा था, लेकिन अब नहीं ले रहे हैं क्योंकि बातचीत की एक सीमा है। अजीत सर, अब तेजस्वी जी बैंक कर रहे हैं, जो आपने कहा कि 40%, 40 से क्या उनको और आगे जाना पड़ेगा। ये सब मिलाकर के इनसे लगभग 10-11-12% आगे होते हैं लोग, वोट बैंक इनका जो होता है। तो वहां जाने के लिए जो मुकेश सहनी को जो तवज्जो दे रहे हैं, हम लोगों को लगता है कई बार अतिरिक्त है वो, लेकिन क्या सच में अतिरिक्त है? मुकेश सहनी यदि 9-10% की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूटी में वहां हैं और अश्योरेंस है यदि कि वो इधर रहेंगे, हालांकि वो सत्ता के साथ ही रहेंगे, तो वैसे में कुछ और वोट ऐड करने का ये जो प्रयास है और उनकी ये जो ये पॉलिटिक्स है, हमारी आलोचनाओं के बावजूद क्या ऐसा नहीं है कि वो जरूरी भी है? अजीत सर, देखिए, 2 बातें इसमें कही आपने। एक तो हमको मुकेश सहनी के को लेकर के ये हमारा अपना मानना है कि वो उनको जो अटेंशन मिल रहा है वो नेचुरल है,
ठीक किया आपने, दिखा दिया जी, सॉरी। हाँ हाँ सर, अजीत सर। वो डिजर्व करते हैं, वो अटेंशन वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में 12 साल में मेहनत करके अपनी एक जगह बनाई है। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में लीडर की आइडेंटिटी ऐसी ही बनती है और उनकी आइडेंटिटी बन गई है। वो 9% बताते हैं कि तमाम जो निषाद, बिंद, कैवर्त, गंगोता, मल्ला सब जोड़ करके जो 9.5%, 10% वो वोट बनाते हैं, हम वो उसके लीडर हैं। सारे वोट उनको नहीं आएंगे, लेकिन वो उसके लीडर हैं। वो वोट उनके साथ जाएगा और ये बड़ा कोर वोट है बीजेपी का। और ये वोट अगर टूट के आएगा तो इसका डबल इंपैक्ट होगा। अगर बीजेपी की तरफ से ये वोट टूटता है और मतलब एनडीए की तरफ से, तो ये डबल इंपैक्ट का वोट होगा। इसलिए उनको जो तवज्जो मिल रही है वो उनको मिलनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो गठबंधन में रहें और दोनों जो भाई की तरह दोनों में जो केमिस्ट्री बनी हुई है तेजस्वी और मुकेश सहनी में, वो दिखे पब्लिक के बीच में भी। वो देखिए, लीडरशिप क्या है, भरोसा बनाने की तो चीज है। आप तेजस्वी यादव ने एक भरोसा बनाया है कि हम लीड कर सकते हैं बिहार को। 10-11 साल के बाद लोगों ने भरोसा करना शुरू किया है। अब उन दोनों के संबंधों का एक भरोसा बनेगा तो वो वोट ऐड होगा इंडिया ब्लॉक के साथ। और दूसरी बात आपने जो कही कि कैसे 10-11% या 12% वोट और जोड़ना है इंडिया ब्लॉक के साथ, तो वो जुड़ने का एक बड़ा कारण तो हमको जो समझ में आ रहा है संजीव जी, वो तो मोमेंटम का है। मोमेंटम अगर इंडिया ब्लॉक के साथ जा रहा है इस बार, तो वो मोमेंटम के साथ कुछ वोट जुड़ेगा। दूसरा जो हमारी समझ बनी है बिहार में देख करके, वो समझ ये है कि नीतीश कुमार के साथ जितने लोगों की सहानुभूति थी, नीतीश कुमार की वजह से जो वोट एनडीए की तरफ जाता था, उसमें बड़ा एक समूह ऐसा है जो उतने ही सहजता से बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। तो जैसे ही ये मैसेज हो रहा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, तो नीतीश कुमार के समर्थक वर्ग में से एक वोट टूटेगा और वो वोट स्वाभाविक रूप से आरजेडी की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको पता है। देखिए, हम लोग चाहे जितना उसको पर्दे के पीछे डालें, मंडल की राजनीति एक सच्चाई है बिहार की, और उस मंडल की राजनीति का जो वोट बीजेपी के साथ गया है, वो वोट तेजस्वी यादव के इमरजेंस के साथ और नीतीश कुमार के ढलान के साथ वापस आरजेडी के साथ आएगा, क्योंकि उसको ये खतरा बीजेपी का हमेशा सताता रहेगा। भले 2%, 4%, 6% हो, लेकिन वो वोट बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। वो एक बड़ा प्लस हम जोड़ रहे हैं आरजेडी के वोट के साथ, और ये देखिएगा आप चुनाव के समय, ये बड़ा एडवांटेज करेगा आरजेडी के लिए। ये वोट जो मंडल का वोट है, नीतीश कुमार की वजह से एनडीए में है और बीजेपी के इमरजेंस की वजह से उसकी आशंका में वो छोड़ेगा एनडीए को, वो आरजेडी की तरफ आएगा, इंडिया ब्लॉक की तरफ आएगा। ये वही वोट है जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, जाति गणना, इन सब का समर्थक वर्ग। जी, फिर से आवाज, मैं आपके आखिरी वाक्य शायद मैं नहीं सुन पाया, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं। 2-3 सवाल और थे आपसे। एक सीधा सीधा कपिल कपूर का अजीत सर से एक सवाल था, आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, या अजय मिश्रा का जो सवाल है। अजय मिश्रा जो कह रहे हैं कल की रैली, इस पर आप टिप्पणी करिए। हालांकि उन्होंने मुझसे सवाल किया, लेकिन ये शो मेरा नहीं आपका है आज का। वो है कि मोदी जी को रैली को बिहार की जनता से ने गंभीरता से लिया है या फिर पहलगांव घटना का असर है। इसको मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूं, और वो ये है कि कल पहलगांव और आज की बातचीत से जोड़ देता हूं। ये आखिरी सवाल होगा, 40 मिनट हो चुके हैं। कल की बातचीत, ये कल की जो प्रोग्राम था वो और पहलगांव बैकड्रॉप में था, तो वैसे में निश्चित तौर पे मोदी जी इसके माहिर खिलाड़ी हैं और उन्होंने बिहार को चुना अपना संदेश देने के लिए, और वो पूरी तरह से पॉलिटिकल संदेश के तौर पे गया। तो वो लोगों के बीच भी गया, जो वो कह रहे हैं उसको सीरियसली लोगों तक पूरा देश देख रहा था, लेकिन वहां नीतीश जी इस तरह से दिखे, नॉन सीरियस, एंजॉय करते हुए। तो ये जो है सर, वो यदि गंभीरता और अगंभीरता का ये जो खेल है, उसमें तो बड़ा, इसको कैसे देखते हैं पॉलिटिकली, बड़ा मतलब अलग मैसेज चला जाएगा। यदि नीतीश जी को नहीं हटाया जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, यदि चेहरे के तौर ऐसा लगता है, और हटा देते हैं तो मुश्किल है गठबंधन के लिए, माने उनके लिए, एनडीए को। अजीत सर, ये हम लोगों ने इस बात को पहले डिस्कस किया कि नीतीश कुमार ने जो भाव भंगिमा थी, जो आचरण था, जो मंच पर उनके हावभाव थे, उससे तो कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। वो तो बहुत सारी चीजों को एकदम ट्रिवियलाइज कर देने वाला था। ये हर जगह होता है, विधानसभा की डिबेट भी ट्रिवियलाइज हो जाती है और जनसभा भी हो जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किया, प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के, देखिए प्रधानमंत्री की कल सभा थी कानपुर में, उनको मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करना था, 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था उनको कानपुर में। लेकिन कानपुर का कार्यक्रम उनका रद्द हो गया, बिहार का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ। बिहार में उनको एक मैसेज देना था
और ये पहली सभा थी पुलवामा कांड के बाद। उन्होंने बैठ करके जब वो लौटे सऊदी अरब से, तो सुबह उन्होंने एयरपोर्ट पर बैठक की, फिर शाम में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, उसमें 5 बड़े डिसीजन हुए। पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ था प्रधानमंत्री का, वो पहला पब्लिक अपीयरेंस था और सारा देश बल्कि दुनिया भी इंतजार कर रही थी। तभी आपने देखा कि 1 या 2 लाइन उन्होंने अंग्रेजी में भी कहा जब वो पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे थे। बिहार से, मधुबनी में से उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, मिट्टी में मिला देने की बात कही, आतंकवादियों को समाप्त कर देने की बात कही और पूरी दुनिया को एक अपने साथ लाने की एक प्रयास किया। अब इसका एक मैसेज क्या है संजीव जी कि अब आगे जो भी कार्रवाई होगी, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेगी भारतीय सेना। अब जो भी कार्रवाई होगी अगले 6 महीने तक, बिहार के चुनाव तक, इस बात को बिहार में कहा जाएगा कि बिहार से ही मोदी जी ने ऐलान किया था कि नेस्तनाबूद कर देंगे आतंकवादियों को, तो बिहार का ऐलान पूरा किया, बिहार में तो वादा किया था वो पूरा किया। तो ये पहले आजमाया जा चुका है संजीव जी की सांप्रदायिक आधार पर बिहार में ध्रुवीकरण एटलीस्ट विधानसभा के चुनाव में नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रवाद के आधार पर हो सकता है। जब राष्ट्रवाद का उफान हो, जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके आधार पर आप एक लेवल पर पोलराइजेशन की कोशिश कर सकते हैं। वो बिहार में होगा इस बार, सांप्रदायिक नहीं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के नाम पर, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर वो एक प्रयास होगा। और उसका प्रस्थान बिंदु था ये मधुबनी की सभा, उसका प्रस्थान बिंदु थी जहां से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। और ऐसा होता है सर, तो हमारा जो विश्लेषण है कि 3 राज्य बच गए हैं, झारखंड, उड़ीसा भी कर लिया उन्होंने, झारखंड, बंगाल और बिहार, और ये पूरब इलाके का ये पूरा हो जाएगा तो पूरब उत्तर पूरा एकदम फैल जाने का जो उनका टारगेट है। देखना यह है कि इस राष्ट्रवाद को, लेकिन कितना खूबसूरत होता है यदि दुनिया को वो एड्रेस कर रहे हैं। तो 140 करोड़ जनता की उन्होंने बात भी कही, लेकिन काश उन्होंने एक वाक्य यह भी कह दिया होता कि वहां की जनता ने नकार दिया इस आतंकवादी घटना को, लोग सड़क पर हैं, मस्जिदें बंद रही हैं, मस्जिदों में लोग के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, लोगों ने वहां मदद की लोगों की, ये सारी बातें वो कहते, मुसलमान नाम ना भी लेते, तो एक मतलब एक उन मौका गंवाया। लेकिन मौका गंवाएंगे क्या, वो तो एजेंडा है उनका, राष्ट्रवाद से लेकर के तमाम चीजों को वो चुनाव में इसी तरह भुनाते भी रहे। तो आने वाले दिनों में देखते हैं और क्या क्या चीजें अनफोल्ड होती है। मैं तो अजीत जी से कह रहा हूँ कि सप्ताह में 7 दिन बाद बैठते हैं, उससे अच्छा है कि हम लोग 3-4 दिन पे बैठ जाया करें, तो थोड़ा और चीजों का विश्लेषण हम लोग कर लिया करेंगे, क्योंकि इनके सुनने वाले लोग, चाहने वाले लोग हैं। आज देखते हैं 4 बजे आज हम बातचीत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो हमारा टी टाइम राउंड अप है। यदि हमारी ट्रेन ब्रेन रही या कुछ ऐसा रहा तो, या जैसा भी रहेगा उस हिसाब से तय करेंगे। लेकिन हो सकता है 4 बजे आज आ जाएं, कल का अलग की बात है। 9 बजे जरूर देखिएगा मनोरमा का रिवर्स टॉक का प्रोग्राम हमारा, और फिर कल मिलते हैं 11:10 पर किसी और विषय के साथ। अजीत सर, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ और बहुत सारे महत्वपूर्ण अपने सोच के साथ वो सामने आ रहे थे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।